हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज चल ही रहा है मेरा घटना चक्र का फिजिक्स का। ठीक है, जनरल साइंस घटना चक्र फिजिक्स का ये सीरीज चल रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं विद इन 7 to 8 डेज कंप्लीट फिजिक्स का एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज बना दूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो पोर्शन है इससे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है, इवन सिविल सर्विसेज में भी। और UPPCS, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और किसी भी एग्जाम में जहाँ पे जनरल साइंस कंसर्न है वहाँ पे इस चैप्टर से खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर के बारे में कुछ कंटेंट भी बता देना ज़्यादा सही होगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ कंटेंट देखते हैं। तो बेसिकली मैकेनिक्स होता क्या है ये समझते हैं पहले। तो मैकेनिक्स कुछ नहीं है, ये एक तरीके का बिहेवियर है जो किसी भी फिजिकल बॉडी का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को उसके सब्सिक्वेंट इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है उस डिस्प्लेसमेंट का, उसको समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। देखो क्या होता है, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा एक ब्लॉक रख रखा है, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे आपने कोई एक फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा कुछ चेंज आया। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो भी चेंज हुआ, वेलोसिटी मूव हुआ या फिर कुछ भी एक्सेलरेट किया ऑब्जेक्ट, या फिर इस बॉडी में कुछ ना कुछ मोमेंटम कैरी आउट हुआ, या फिर इस बॉडी में स्पिन आया, तो जो भी चीज़ें हुई ना, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल बॉडीज जो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सब्सिक्वेंट इफेक्ट है, उसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं जानना है हमें, लेकिन इतना तो समझ होना चाहिए कि आखिर हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेट। तो अब समझना है कि आखिर इन चीज़ों से क्या है, इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो वेट क्या होता है? वेट कुछ नहीं है, एक तरीके का फोर्स है जो हम एक्सर्ट करते हैं, जो बॉडी पे एक्सर्ट होता है ग्रेविटी की द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो वेट का होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि इस एटमॉस्फेयर में, इस इन्वायरमेंट में, इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, उस पर एक फोर्स लगता है ग्रेविटी की वजह से। यूनिवर्स नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह ग्रेविटेशनल पुल सेम नहीं है और कहीं कहीं है भी नहीं। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो उसी को वेट कहते हैं। ठीक है, तो वेट को अगर हम बेसिकली देखेंगे नॉर्मल नोटेशन से, तो मास इनटू ग्रेविटी इज वेट। अगर आप h हाइट पे जा रहे हो तो मास इनटू ग्रेविटी इनटू द हाइट मूव्ड h, mgh। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग मास को समझते हैं। मास कुछ नहीं होता, मास जो होता है मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी होता है। एक बॉडी कितना मटेरियल कंटेंट कर रहा है उसी को हम लोग मास कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। मास रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल और इन पार्टिकल इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में जो मटेरियल से वो बन रखा है, तो कितना ग्लास का मटेरियल उसमें कंटेंट है, पोर्सिलिन है, ग्लास है, सिलिकेट है, क्वार्ज है, जो भी है वो कितना कंटेंट है उसमें। ठीक है, और ये जो है ना मास। अब बताइए, एक चीज़ बताइए मुझे कि अगर हम एक बॉल है, एक हॉलो नहीं, सॉलिड बॉल लेते हैं। ठीक है, सॉलिड मेटल बॉल लेते हैं, उसको आप अर्थ पे रखो, मार्स पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, कहीं पे ले जाओ, क्या उसकी मटेरियल चेंज होगी? क्या मटेरियल चेंज नहीं होगी। हाँ, उसकी वेट में चेंज आएगी कि ड्यू टू बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वेट जो होता है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है, बट मास जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मास और वेट का सिंपल सा फंडा है। वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है। मास जो होता है मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर, जो भी उसके अंदर मटेरियल कंटेंट होता है उसकी बात करते हैं। वेट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और मास जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, वेट को वेक्टर कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लो, अभी बताओ, कभी ग्रेविटेशन ऊपर की तरफ लगा है क्या? ग्रेविटेशन हमेशा डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं? आप किसी भी चीज़ को, मान लो यहाँ से एक बॉल फेंकते हो, ठीक है, फेंके यहाँ से, तो बॉल यहाँ गया, फिर कुछ समय के बाद वो खुद यहाँ क्यों आ जाता है, नीचे क्यों आ जाता है? क्योंकि उस पर एक ग्रेविटेशन जी है जो है उसको पुल करके नीचे की ओर ला रहा है। तो ये जो नीचे की ओर आ रहा है ना, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपको पता है कि हाँ कुछ टाइम के बाद ये नीचे की ओर आएगा। तो जो नीचे की ओर आएगा कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्शन इसकी स्पेसिफाइड है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। बट मास, आपको ये कोई कहता है कि 5 किलो चीनी को नॉर्थ डायरेक्शन में जाके लेके आओ मुझे, या फिर 1 kg राइस लेना है, उसको साउथ के डायरेक्शन से ही खरीदना है, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेट वेरी करेगी डिफरेंट प्लेसेस पे, ये तो मैंने आपको पहले बताया। क्यों वेट वेरी करेगी? क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वेट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, बट मास कभी चेंज नहीं होगी, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। इसकी यूनिट है न्यूटन वेट की, मैंने आपको बताया mg
मास इंटू ग्रेविटी, जी जो होती है वो एक्सेलरेशन होती है, एम ए तो एक तरीके का फोर्स है, तो ये हो गया इसकी यूनिट हुई न्यूटन। बट मास की जो एक्चुअल यूनिट होती है, वेट की यूनिट तो न्यूटन हो गई, मास की क्या यूनिट होगी, इसको ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं, सीधी सी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को इनके इसके बारे में उतना तो पता आइडिया होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट वे है जाने का ए टू बी, एक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, और एक ये हुआ। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा वे है। मेरे पास एक ये वे है ए टू बी जाने का, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। अब इसमें देखिए जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है, सबसे शॉर्टेस्ट वे है ए पॉइंट से बी पे जाने का, तो वो है ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। तो सबसे शॉर्टेस्ट वे है ना, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या एक से ज़्यादा हो सकता है क्या? यहाँ नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। बट हाँ, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मान लो बंदे को मन है कि मैं चलो सिनेमा देखते हुए जाऊँगा, फिर बी पे चला जाएगा, फिर कहीं से होके और जाऊँगा, या डिफरेंट वेज होगा। तो डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट की पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। और एक चीज़ समझना है, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी समझते हैं। तो देखिए जो डिस्टेंस से को कुछ टाइम में, देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आप यही डिस्टेंस में कवर कर रहे हो तो स्पीड हो गई, और वही डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और स्पीड जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट वेलोसिटी आपको डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है और डिस्प्लेसमेंट से कंसर्न्ड है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस पर ज़्यादा मैं रिसर्च नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को बहुत पता है, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन सिंपल सा कंसेप्ट है कि वेलोसिटी चेंज कितनी हुई, कितना वक्त लिया। जैसे मान लो कोई भी एक बंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, और फाइनल पॉइंट पे पहुंचने से पहले उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन स्पीड क्या हुआ, 40 - 10 दैट इज 30। तो फाइनल उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल उसकी वेलोसिटी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, और मान लो वो 5 मिनट लिया, तो 40 - 10/3 हो गया। 40 - 10 दैट इज 30/5, मान लो 5 मिनट लिया मान लेते हैं। तो क्या हो गया, तो जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने को विद अ पर्टिकुलर टाइम, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और इनिशियल को u से, t को टाइम से। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, तो ऊपर में तो ऑब्वियस है मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि स्पीड की यूनिट तो होती है मीटर पर सेकंड, बाय टाइम की होती है सेकंड। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की। अब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ाना तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता रहता है, फिर भी जान लीजिए। न्यूटन ने 3 तरीके का लॉ दिया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, हाँ, कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट विल, अब देखिए ये इनर्शिया के कंसेप्ट को बताता है, ठीक है। कहता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचर है कि वो जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वो जैसा है वो उसी स्थिति में रहने की कोशिश करेगा। कब तक कोशिश नहीं करेगा वो आगे बढ़ने का, जब तक उसको एक बाहर से कोई एक्स्ट्रा पुल नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप भी पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको पुल किए या पुश किए तो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसी को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो आप एकदम इनर्शियल टाइम फ्रेम में रहेंगे, आप जैसे हैं वैसे बने के बने रहना चाहेंगे, उसी को इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो एक टेंडेंसी होता है ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट अपने फॉर्म में कंटिन्यूस रहना पसंद करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ पे चलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन 2 वेरिएबल, द नेट फोर्स। सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा इसको ड्रैग नहीं करूंगा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बस इतना ही समझना है, हमको ज़्यादा जानना ही नहीं है। और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ पे चले जाते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, ये बहुत पॉपुलर है, आपने बहुत बार इसको स्टेटस पे भी लगा रखा होगा, इस
इस लॉ को, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जैसा एक्शन रिएक्शन दोगे, मतलब अगर आपका जो एक्शन आप लगा रहे हो वैसा ही रिएक्शन आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कोई प्लेयर है, उसके पास कैच आ रहा है बॉल तेजी से, तो वो हाथ को अपने पीछे ले जाता है। कभी आपने सोचा है हाथ को पीछे क्यों ले जाता है? हाँ, आपको पता तो होगा हाथ को पीछे इसलिए ले जाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाए। क्यों वेलोसिटी कम हो जाती है? तो वहीं पे एक टर्म आता है, इसको कहते हैं मोमेंटम, जो कि प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी के। ठीक है, वेलोसिटी को हम जितना दूर ले जाएंगे डिस्टेंस को उतना कम होगा, और उससे मोमेंटम मेरा उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे मेरे हाथ पे इम्पल्स और फोर्स कम लगेगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी पॉसेसिंग ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। इट्स एसआई यूनिट क्या है आप देख लेते हैं। मास की एसआई यूनिट क्या है? केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सो मोमेंटम की हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड, कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो जरूरत होगा मैं उस पर ही फोकस करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है इतना पढ़ने का। अब देखिए वर्क को देख लेते हैं। वर्क क्या है? कुछ नहीं है। वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। ठीक है, मतलब एक कोई ब्लॉक रखा है मान लो, इस पर ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इस पर कोई काम नहीं होगा। काम का मतलब इस पर एक ऐसा फोर्स हम एक्ट करेंगे जिसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक चीज समझ लीजिए, फोर्स यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का एक्शन होता है। W मीन्स वर्क, F मीन्स फोर्स, S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है एंगल बिटवीन द, एक मिनट वेट, तो हम लोग बात करेंगे जो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है। मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा था बट ये सही नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? FS cos थीटा आ जाएगा, दैट इज थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, रुकिए, मुझे लगता है ये प्रॉपर नहीं है। जैसे ये ब्लॉक है, जमीन पे रख रखा है, यहाँ एक थ्रेड से आप इसको बांध कर खींच रहे हो, और ये जो खींच रहे हो ना, ये जो बीच का एंगल बन रहा है इसी को कहते हैं थीटा, और यहाँ से आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है, समझ लो। तो ये जो फोर्स बन रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इसी को कहते हैं थीटा। यही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, जो FS cos थीटा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है, सब जानना है। पावर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ऐसा यूनिट होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बात कर रहे हैं तो वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड, इसी को हम वॉट कहते हैं। ठीक है, अनदर यूनिट ऑफ पावर होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर वन, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखना है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट होता है। ठीक है, अब एनर्जी की बात करते हैं तो ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, आपकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की, किसी भी काम को करने की। ठीक है, अब ये डिफरेंट तरीके का होता है। एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, एक होता है हीट एनर्जी, एक होता है लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ तो आपको पता ही होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें इसकी डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी ऐसा यूनिट जूल है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? ये सम होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान पड़े। अब देखिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, इसको आपने v वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है, और इसकी मास थी m, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जो ये एनर्जी प्रोसेस कर रही है बॉल बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ये मोशन में है इसलिए। ठीक है, अब ये फेंका हम लोगों ने, तो कुछ एक हाइट h पे जाके ये रुक गई, मान लीजिए कुछ हाइट h पे। ठीक है, तो h हाइट पे रुक रही है और इसके पास मास है, तो एक एनर्जी वो कैरी करती है, उसको कहते हैं mgh। ये होती है आपको पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? हाफ mv² प्लस mgh, इन दोनों का सम को ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना जरूरत नहीं है जानने का। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता दिया, हाफ mv² बिकॉज उस मोशन की वजह से मिल जाएगी। पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कुछ एपर्टस। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, कुछ एनर्जी कन्वर्सन डिवाइसेस होती है हमारे साइंस में। ठीक है, डायनमो क्या होता है? डायनमो एक तरीके का एक कन्वर्सन डिवाइस है, जनरेटर को डायनमो कहते हैं। तो जनरेटर क्या होता है कि आपने उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया और वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपने उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यही होती है डायनमो। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की।
तो मोटर क्या होता है, मोटर उल्टा काम करता है। मोटर क्या करेगा, हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लो क्रेन की बात करते हैं, वो एक तरीके का इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। जैसे आप जाते हो लिफ्ट पे, वो भी एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। आप उसको स्विच करंट देते हो, आपको लिफ्ट करती है, ठीक है। अब माइक्रोफोन की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी कन्वर्सन डिवाइस ही है, जहां पे साउंड एनर्जी की कन्वर्सन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लाउड स्पीकर की बात कर लेते हैं तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। लाउड स्पीकर को स्विच से लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको हम प्रोवाइड करेंगे और वो साउंड एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। अब हम लोग सोलर सेल की बात कर लेते हैं। सोलर सेल में क्या होता है, सिंपल सा पता है आपको कि सोलर एनर्जी फॉल करेगा, सोलर एनर्जी हम लेते हैं और वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ट्यूबलाइट की बात कर लेते हैं। ट्यूबलाइट क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में। आपने इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई कनेक्ट किया और लाइट आपको मिल गया, तो यहाँ एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी सेम तरीके का ही है, आपने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की और वहाँ पे दो निकलता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो नॉर्मल होता है उसमें लाइट एनर्जी तो आपको मिलता ही है, बट कभी बल्ब को छू के देखिएगा तो वहाँ से हीट एनर्जी भी लिबरेट होती रहती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में दो तरीके का एनर्जी कन्वर्सन होता है। इलेक्ट्रिक करंट आपने दिया और उससे आपको दो तरीके की एनर्जी मिली, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल में क्या होता है, हम लोग केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल जैसे एसिड्स होता है उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब कैंडल की बात कर लेते हैं नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है लाइट एंड हीट में, ठीक है। सितार को देख लेते हैं लोग, जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है साउंड एनर्जी में। तो ये कुछ डिवाइसेस थी, ठीक है। अब देख लीजिए, एक नोट है, फोटोसिंथेसिस के वक्त में ग्रीन प्लांट जो करती है, क्या करती है, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो जो भी बेसिक्स बताना था, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है किसी एग्जाम के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक पे मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। मशीन क्या करता है, आप लोगों ने 3 डेट्स देखा होगा। एनीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर, दैट इज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर एफर्ट इज नोन एज सिंपल मशीन। तो इसको तो आमिर खान ने ही आप लोगों को बता दिया, और ये IAS का क्वेश्चन है 1996 का, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस, इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस, तो क्या होगा। तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा कि एयर हैज सम वेट। तो एयर की वेट होती है, आप लोगों ने बचपन से ही देखा होगा। एक बलून रहता है, स्केल पे दोनों साइड से बांधा होता है। एक बलून को हम लोग उसमें एयर फिल कर देते हैं, एक बलून को हम लोग फोड़ देते हैं, तो दूसरे बलून की तरफ वो लीन हो जाता है, एक तराजू की तरह हो जाता है। तो आपको वहां पता चल गया था बचपन में ही कि हाँ, एयर हैज सम वेट। तो एयर है की वेट होगी, तो ऑब्वियस बात है, जैसे वो एयर इनहेल करेगा तो इनसाइड ऑफ ए ह्यूमन जो हमारा डायफ्राम है वो, और जो हमारा लंग्स है, उसमें एयर बहुत ज़्यादा पंप होगा, जिसके कारण उसकी वेट है, तो उसकी वेट बढ़ जाएगी। सीधी सी क्वेश्चन है, इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है हमें, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस बिल्कुल है, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, यस, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। वेलोसिटी, यस, ऑब्वियसली वेलोसिटी की एक प्रॉपर डायरेक्शन है, हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो आपको यू विल हैव टू कॉन्स्ट्रेन योरसेल्फ टू मूव इन अ वेलोसिटी टू travel some distance to travel some displacement, so it is a vector quantity। अब वॉल्यूम बताओ मेरे को। आप 5 लीटर तेल ले जाते हो तो कहते हो क्या, भैया 5 लीटर तेल को हमको नॉर्थ डायरेक्शन में बांध के फेंक दो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो वैसे है, वॉल्यूम जो हमारा है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, तो उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सेम क्वेश्चन। अब देखिए, यूपी RO में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यही हमारा लेवल और यही रिक्वायर्ड है, तो हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, टाइम नो, कोई बताएगा क्या आपको, 6 बजे साउथ डायरेक्शन में देखना है तुम्हें, तो नहीं होगा, तो बिल्कुल टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर है, क्योंकि यहाँ हम डिस्टेंस से निकालते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी आवर आंसर, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। अब कौन है, फोर्स जो है वेक्टर है, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी एक यूनिट एरिया, मान लो ये एरिया है आपका, ठीक है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर से, ठीक है, तो इस पे जो पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लग रहा है ना, इसी को कहते हैं प्रेशर। इसकी यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स से रिलेटेड है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मुझे स्केलर पूछा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो प्रेशर हो गया। अब देखिए, थर्ड हो गया वेलोसिटी, तो ये भी वेक्टर है। एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर है। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा ई होगा।
ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। हाँ, अब एक चीज समझिए, प्रेशर को हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं, फोर्स जो मेरा वेक्टर होता है, बट अगर हाँ एरिया जो होगा स्पेसिफाइड नहीं, लेकिन ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। So question number 5, let me correct one thing for this question. I have explained pressure as a vector quantity, but my explanation was wrong. So pardon me for this. So क्या होता है कि प्रेशर जो होता है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, प्रेशर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है। मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी अगर मान लो किसी भी एक सीट पे आप प्रेशर लगा रहे हो तो मल्टीपल फोर्सेस उसके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लगते हैं एज पर द गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जो लगा ना कि उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। अगर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं तो या तो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, बट हाँ अगर हम प्रेशर पे, अगर कोई सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं ना तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मान लो आप एक कॉलेज की बैग को अपने कंधे पे टांगते हो, ठीक है, तो कंधे पे टांग रहे हो ना तो वहाँ फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए हमको वो दुख नहीं रहा है। और अगर जितनी पतली स्ट्रिप कर देंगे ना अगर उस बैग का, तो उतना ज़्यादा हमको चुभेगा कंधे पे। तो इसका मतलब यही है कि हम जो स्ट्रिप लगा रहे हैं मोटा वाले से, एरिया बढ़ा रहे हैं ना, तो फोर्स मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में फोर्स जा रहा है, और फोर्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जा रहा है ना, उससे एक वजह हो रहा है कि उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मतलब क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। सो प्रेशर इज एन स्केलर क्वांटिटी, लेट मी करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा बहक गया था लग रहा है। सो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। अब देखो, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। अब देखिए कह रहा है मोमेंटम, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली पी से, ठीक है। तो मोमेंटम एंड वेलोसिटी की रेशियो पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, प्रेशर मोमेंटम बाय वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, कितना इजी क्वेश्चन है, मास एंड एक्सेलरेशन, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर इक्वल। अगर कह रहा है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल है, देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो समझ लेते हैं। इसमें एक बेसिक सा कंसेप्ट आएगा, एक मिनट मुझे इरेज करने दीजिए इसको। पहले समझते हैं, अगर मान लो क्यूब की साइड ए है, ठीक है, ए मान लेते हैं क्यूब की साइड, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए क्यूब हो जाएगी, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, 6a² हो जाएगी। अब कह रहा है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 6a² गिवन है, ठीक है। तो a² से a कट कर देते हैं, तो a इक्वल्स टू मेरा 6 आ गया, ठीक है। a इक्वल्स टू मेरा 6 हो गया, मतलब एज ऑफ द क्यूब मेरा 6 आ गया। अब क्या पूछ रहा था वो देख लेते हैं, शायद वही पूछ रहा था। तो एज के क्यूब के टर्म यूनिट मेजरमेंट बताना है, तो 6 आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल सा, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, अब पूछ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा मैंने बताया आपको, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे डायनेमो में किए, जैसे मोटर में किए, जैसे ट्यूबलाइट में किए, जैसे एम्पलीफायर में किए, एक एनर्जी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन एनर्जी जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो आप ध्यान रखना, आपके पास एनर्जी कांस्टेंट है, तो आप उसको वेस्ट कहाँ करोगे, कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। जैसे आप मान लो यूट्यूब देख रहे हो लंबे लंबे समय तक, तो आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, तो आप फोकस नहीं कर पाए किसी एक चीज़ पे। तो एनर्जी को स्टोर नहीं करना, एनर्जी स्टोर होगी भी, बट उसको इतना करना है कि उसको ट्रांसफर करते रहना है। जैसे कहाँ पे यूजफुल एक्टिविटी उसमें कन्वर्ट करते चलना है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ विंड इज ऑब्वियस है, विंड है, ब्लो कर रही है, मूविंग विंड है। मूविंग विंड को का मतलब होता है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, सो काइनेटिक एनर्जी इज देयर। In wind power, which form of energy is converted into electrical energy? Simple, kinetic energy, क्योंकि moving air is called wind, तो wind मूविंग कर रहा है, तो half mv² that is kinetic energy is there, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनर्जी कन्वर्सन दिया हुआ है और कौन सा डिवाइस कौन सा मैकेनिज्म पे काम करेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं।
हीट, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हीट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा है? सोलर सेल है। थोड़ा भी सोचना पड़ेगा क्या इसमें? बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, सोलर सेल में हम यही करते हैं। ठीक है, ए का 4 हो गया। अब देखो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे ए का 4, लेकिन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक को साउंड में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिक को साउंड में। ठीक है, तो ये लाउड स्पीकर करता है। आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किए और आप पूरे मोहल्ले वालों को उठा दिए। मास को हीट में करता है, मास को हीट में करता है, तो ऑब्वियस है इट विल बी न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, केमिकल टू हीट एंड लाइट, केमिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट मतलब कार ब्रेकिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, सिंपल सा बात है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आप जैसे हो वैसा रहना चाहते हो, बदलाव आपको पसंद नहीं है। ठीक है, एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ, देखो इनर्शिया की वजह से, क्योंकि आप रहना चाहते हो वहीं पे, ट्रेन आगे बढ़ रही है तो एक मोशन मिल रहा है आगे की ओर, लेकिन आप रहना वहीं चाहते हो तो पीछे, तो आपकी हेड जो हो जाएगी लीन हो जाएगी। ठीक है, तो इनर्शिया कंसेप्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विथ, स्टैटिक का मतलब ये होता है रेस्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सो सिचुएशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब हम लोग यहां देखते हैं। एसर्शन रीजन दे रखा है, एसर्शन है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग। ठीक है, रीजन है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। देखो एक चीज तो समझ लो, फ्रिक्शन है तभी आप चल पा रहे हो। ठीक है, फ्रिक्शन हो तभी आप चल पा रहे हो, तो एसर्शन तो करेक्ट है। ठीक है, रीजन क्या है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। करेक्ट तो ये भी है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन अ रोड। सिंपल सी बात है, क्योंकि आइस की फ्रिक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, फ्रिक्शन जहां मिलेगी तभी आप चल पाओगे, फ्रिक्शन नहीं मिलेगी आप नहीं चल पाओगे। ऑयल गिरा दो आप टाइल्स पे, कभी नहीं चल पाओगे ढंग से, गिर जाओगे, क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सो आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन रोड, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, चूज द करेक्ट कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन समझते हैं। कहता है इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। ठीक है, अगर कोई कार्ट स्टैटिक है, ठीक है, अगर मान लो एक कार्ट है, वो कह रहा है कि वो रुक रखा है। ठीक है, लदा हुआ कार्ट है, इसमें सारे सामान भर रखे हैं, ये रुक रखा है, तो उसको स्टार्टिंग में खींचने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। बिल्कुल, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, जब भी मेरा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है ना, तो उस पर फ्रिक्शन जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है। तो कोई एक स्टैटिक बॉडी है, रुका हुआ, जैसे मान लो मैं रुका हुआ हूँ या आप रुके हुए हो, तो रुके हुए चीज़ों पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे मूव कर रहे हैं ना तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जाती है। तो लोडेड कार्ट जो रुक रखी है उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इसकी क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या कह रहा है? तो इन स्टार्टिंग अ लोड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन इट टू कीप इट मूविंग। तो यही बात कहते हैं ना कि इनिशियल किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में थोड़ा पुश ज़्यादा करना पड़ता है। सो देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग। जैसे चलना शुरू होगा व्हील एक्शन आ जाएगा, व्हील के रोटेटिंग एक्शन भी काम में आ जाएगी साथ में, तो फ्रिक्शन कम होते चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। एक चीज़ तो याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब कह रहा है फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट। ये तो बात बताना ही नहीं है, क्योंकि बचपन से आप लोग करते आ रहे हो। ठीक है, तो ये न्यूटन का लॉ है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब कहता है अ मैन जम्प्ड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट and the boat moved off with the speed of 0.5 मीटर पर सेकेंड. How many times is the mass of the boat greater than that of the man? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल की वैसे जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझते हैं। कहता है कि एक मैन है, एक इंसान है, वो जंप करता है, स्पीड क्या है उसकी, हम मान लेते हैं कि उस इंसान की जो वेलोसिटी है उसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, उसकी है 5 मीटर पर सेकेंड, और हम बोट की स्पीड मान लेते हैं जो कि स्टेशनरी दे रखा है, स्टेशनरी बोट है, फिर भी उसको हम u मान लेते हैं, एक नोटेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, बोट मूव्ड ऑफ, जो बोट मूव हो रही है उसकी स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कि मास ऑफ द मैन, बोट जो है वो ग्रेटर देन है मैन से, वो कितने टाइम से। तो देखिए जब भी वो जंप करेगा तो एक चीज़ समझते हैं, मोमेंटम ऑफ मैन क्या होगा। तो मोमेंटम ऑफ मैन क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये मैन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मास ऑफ मैन समझ लेते हैं।
और मोमेंटम ऑफ बोट क्या होगा, तो बोट की हम समझ लेते हैं एम बी। मोमेंटम ऑफ बोट को मास ऑफ बोट को हम एम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू उसकी वेलोसिटी को मैंने यू माना है। और एज पर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मास ऑफ मैन का प्लस मोमेंटम ऑफ बोट दोनों कांस्टेंट होना, दोनों जीरो होना चाहिए, मतलब कंजर्व होना चाहिए, तभी वो इजीली उससे रोल आउट हो पाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं। अब डायरेक्ट इसमें पुट करना है, कुछ तो करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ इनटू वेलोसिटी दे रखा है बोट इंसान का 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस मास ऑफ बोट इनटू इसकी वेलोसिटी दे रखा है 0.5। ठीक है, तो इसको आप इक्वेट कर सकते हैं, हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाई 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 1/10 दैट इज 0.1 टाइम, दैट इज 10 टाइम्स। तो रिवर्स पूछा है, मास ऑफ बोट पूछा है, तो बोट हो जाएगा 10 टाइम्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। ठीक है, आप नॉर्मल अगर किसी बीपीएससी टाइप के एग्जाम में जा रहे हो या फिर कहीं सीजीएल देने जा रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन तो आप इसमें कोई शक ही नहीं है वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। कह रहा है एक ट्रक है, एक कार है और एक मोटरसाइकिल है जो इक्वल काइनेटिक एनर्जी रख रहा है। ठीक है, इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्सेस आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ XYZ, तो तीनों का डिस्टेंस क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन वही है, लोग घबरा जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब हाफ mv², तीनों का सेम है। अगर हम ट्रक की बात करेंगे तो मास ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये इक्वल्स टू है हाफ मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार स्क्वायर, ये बराबर है हाफ मास ऑफ मोटरसाइकिल इंटू वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल का स्क्वायर। ये तीनों सेम है। अब कह रहा है इन तीनों को एकाएक रोका जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ये लोग कवर करेंगे। अब देखिए, जब तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, तो XYZ सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा था रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास इज 4:9। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, दो मान लो Ke1 है एक बॉडी का, फर्स्ट बॉडी का, बाई Ke2 काइनेटिक एनर्जी 2 है दूसरे बॉडी का, ये कह रहा है 4/9 है। अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज क्या होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो दे दिया, तो मैं समझ लेता हूँ पहले बॉडी की बात करता हूँ, हाफ m1 v1² बाई हाफ m2 v2², ये दे रखा है आपको 4/9। ठीक है, अब हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस, तो m1 इक्वल्स टू m2, तो ये भी कट गया। तो कंडीशंस क्या आ गया हमारे पास, कंडीशंस आ गया v1² बाई v2² इक्वल्स टू 4/9। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, v1/v2 इक्वल्स टू √4/9, दैट इज 2/3। तो सिंपल सा आंसर है, 2 मारो आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, अब आगे मूव करते हैं। अब कह रहा है, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, कह रहा है साइकिल्स एंड कार्स यूजेस बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स क्यों यूज करते हैं, सिंपल सा बात है, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील्स एंड एक्सिस इज रिड्यूस। अब देखिए एक चीज जान लीजिए कि कॉन्टैक्ट्स के इफेक्टिव एरिया को रिड्यूस करेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, सबसे पहला कंसेप्ट है। जैसे मान लो अगर जो फ्रिक्शन है ना वो सरफेस फिनोमिना है, जैसे आप मान लो आप दोनों हथेली को टच करो और हाफ हथेली को हाफ हैंड से टच करो, तो जो कंप्लीट टच्ड है ना वो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। तो सिंपल सा बात है कि इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज रिड्यूस, इसलिए हम लोग बॉल बियरिंग यूज करते हैं। फ्रिक्शन इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग अबाउट फ्रिक्शन कम होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक पर्सन कार में बैठा हुआ है जो कि रेस्ट में है। ठीक है, द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द 4 व्हील्स ऑफ द कार इज आर। ठीक है, व्हेन द कार रन्स ऑन ए स्ट्रेट लेवल रोड हाउ विल द रिएक्शन एट ईदर ऑफ द फ्रंट व्हील वेरी। अब कह रहा है रिएक्शन एक फोर्स होता है जो कि सरफेस लेवल सरफेस लगाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए अब पहले अगर मान लो रेस्ट में है, यहाँ फ्रिक्शन का टॉपिक चेक कर रहा है, आप रेस्ट में हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो टेंशन ज़्यादा है, मतलब रिएक्शन फोर्स ज़्यादा है। अब आप मूव करो, मोशन में आ गए, मोशन में आ गए तो विल एक्शन आ गया, विल एक्शन आ गया तो फ्रिक्शन कम हो गया, तो मेरा जो रिएक्शन फोर्स होगा वो लेस हो जाएगा, इट विल बी लेस देन आर। सिंपल रिएक्शन का कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड, एक ऑयल की टैंक है उसको हम लोग आधा फिल कर दिए हैं। ठीक है, हाफ नहीं पार्शियल फिल कर दिए हैं।
किससे? तो विथ ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन ए लेवल रोड। अब उसको हम लेके जा रहे हैं किसी चीज़ पे उसको, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ही वेलोसिटी डिफरेंस से ले जा रहे हैं। तो हमको बताना है द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल, तो क्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है रिमेन हॉरिजेंटल रहेगा। अब कह रहा है कि ये ऑयल का टैंकर है मान लो, ठीक है, इसमें ऑयल पार्शियली फिल्ड था और इसको हम पहले स्टैटिक में रखे हुए थे तो फ्रिक्शन ज़्यादा था तो ये स्टैटिक फॉर्म में था। अब इसको हम लोग लेके जा रहे हैं, इसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे ले जाने की कोशिश की है। तो ऑब्वियस है ऑयल है तो इसमें चेंज तो आएगा और इंक्लिनेशन आ जाएगा इसके लेयर में, एक तरीके से कम एक तरफ से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मोशन फॉरवर्ड की तरफ हो रहा है तो सारे जो उसके सरफेस होंगे वो मूव करेंगे। तो क्या है इसका आंसर होगा, इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विथ लार्जर डेप्थ एंड द रियर एंड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हेन एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विथ ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन ए लेवल ग्राउंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब वही है, जिस तरफ मोशन करेंगे उस तरफ उसकी लेयर शिफ्ट करेगी, ठीक है। अब कहता है कि एक 4 व्हील की व्हीकल है जो शार्प सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है अपने एट हाई स्पीड, ठीक है, शार्प सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है हाई स्पीड पे, ठीक है। शार्प मतलब इस तरीके का एक शार्प सर्कुलर पाथ है और एक जो व्हील है, एक कार है, वो मूव कर रही है। अब कह रहा है कि हाई स्पीड पे टर्न भी ले रही है, तो क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इट विल ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील, ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील, स्किड आउटवर्ड। तो होगा इसका, इट विल आउटर व्हील पे इफेक्ट पड़ेगा, ओवरटर्न करेगा और ये आउटर की तरफ स्किड करेगा। देखिए इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो देखिए इंक्लिनेशन क्या होता है ना, जो कार आपकी जो मूव कर रही है, जैसे मान लो यहाँ पे है तो इसकी इंक्लिनेशन होगी, मतलब हल्की तिरछी होगी, तो उसकी इंक्लिनेशन जो होती है एक्चुअल, जैसे मान लो ये आपका सेंटर हो गया तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। अब कार की मान लो पोजीशन हम यहाँ पे रखते हैं तो ये कुछ इंक्लिनेशन एंगल बनाएगी इसके साथ। तो इंक्लिनेशन एंगल जो होती है ना वो डिपेंड किस पे करती है, तो आर पे, वेलोसिटी पे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, जो आर हुआ, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, और जी होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही आंसर एक्सप्लेनेशन था इसका, 1 और 3 होगा, दैट इज आउटवर्ड की तरफ स्किड करेगा और ओवरटर्न करेगा अपने आउटर व्हील पे, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अ बैट्समैन हिट अ कार बॉल विथ देन रोल्स ऑन लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज। कहता है कि एक बैट्समैन है वो हिट करता है एक बॉल को, ठीक है, वो क्या कहता है रोल्स करता है और लेवल ग्राउंड तक आता है और धीरे धीरे करके स्लो हो जाता है। स्लो होने का वजह क्या है, तो द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, ये तो नहीं है हो सकता है एक्सप्लेनेशन। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये भी गलत है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, बिल्कुल, जैसे बॉल रोल कर रहा है आपका, मान लीजिए बॉल रोल करते जा रहा है बट उस पर एक फ्रिक्शन भी तो लग रहा है ना, ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में भी तो है वो, तो धीरे धीरे करके वो रोल आउट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 28। सो ये बेसिक फॉर्मूला है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये 4 इक्वेशन होता है, तो आपको A = B - U/T याद रखना है। एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, एक रिलेशन होता है S = UT + ½ AT², ठीक है, V² - U² = 2AS। तो आपको 4 इक्वेशन है बेसिक, उसको आपको ध्यान रखना है। तो यही था आपका डायनेमिक्स और बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आप देख सकते हो आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी इसमें। एग्जाम में ज़्यादा इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली एग्जाम में पूछने का, और जितना मैंने दे दिया उस कंटेंट से आप आराम से कर लग सकते हो। अगर आपको लगता है ये चैनल आपकी हेल्प कर रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। मैकेनिक्स ओवर, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी ही लाएंगे।